अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं उनका फंक्शन इस तरह परफॉर्म किया जाता है और सेल अल्टीमेटली अपना परफॉर्म कैसे मेंटेन करता है और लाइफ कैसे मेंटेन होती है। तो सेल ऑर्गेनेल्स का जो लफ्ज़ है, ये ऑर्गेनेली का लफ्ज़ जो है इसका मतलब है स्मॉल ऑर्गन, यानी ये भी ऐसे ही हैं जैसे जिस्म के हिस्से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो अल्टीमेटली जिस्म का जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा होता है। सेम इसी तरह ऑर्गेनेल्स जब अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो अल्टीमेटली वो सेल का फंक्शन परफॉर्म होता है। तो इस तरह इसे हम स्मॉल ऑर्गन या फिर टाइनी ऑर्गन का नाम भी देते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विच आर स्पेसिफिक फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन। ये ऐसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैं, ये एक ऐसे मुनज़्ज़म ढांचे हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो सेल उन्हें असाइन करता है। सेल अपने हर ऑर्गेनेली को एक फंक्शन असाइन करता है जो वो स्पेसिफिक होता है, यानी उसके अलावा कोई भी जो ऑर्गेनेली है वो कोई और दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। इस तरह जब वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो एक खास जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है तो उस स्ट्रक्चर का, उस ढांचे का हम नाम दे देते हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनेली जो है हम पढ़े हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अहम स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें क्यों है ये लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, यानी ये मेम्ब्रेन झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है। झिल्लियाँ जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर इन्वेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी साइटोप्लाज्म का एरिया उस दरमियान ये मेम्ब्रेन जो है ये फैली हुई हैं। तो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक में ये जो लफ्ज़ एंडोप्लाज्मिक है इसका मतलब है विदन साइटोप्लाज्म या विदन सेल। विदन साइटोप्लाज्म ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ विदन साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये फैला हुआ है। इसे 1945 में 3 साइंटिस्ट थे, पोर्टर, क्लॉड और फुल्लेन। पोर्टर, क्लाउड और फुल्लेन, इन 3 साइंटिस्ट ने 1945 में इसे डिस्कवर किया था और इसे नाम दिया था फेनॉल सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी ये जो मेम्ब्रेन है इनके अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनके दरमियान में भी स्पेस पाई जाती है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से उसने फेनॉल सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल बताया। इसके लिए एक और टर्म भी यूज होती है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब यानी सेल के अंदर पाए जाने वाला मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है जिनका एक जाल बना हुआ है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी ये एक मेम्ब्रेन बनी हुई है और दूसरी मेम्ब्रेन ये है, तो ये दरमियान में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान एक जाल है मेम्ब्रेन का। सैक लाइक मेम्ब्रेन, ये जो इसके एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन है, इन ये सैक लाइक है, यानी थैलियाँ बनी हुई हैं। थैली के अंदर भी जगह होती है और उस थैली के अंदर जो जगह होती है स्पेस इनसाइड द सैक इज कॉल्ड सिस्टर्नल स्पेस, यानी आप उस थैली का नाम है सिस्टर्नी। यानी ये जो थैली है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम है सिस्टर्नी। और ये जो इसके अंदर है ये वाली स्पेस है, ये वाली स्पेस या फिर ये वाली स्पेस, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूमन या फिर सिस्टर्नल स्पेस हम बोलते हैं इसे। तो ये वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, यानी जहाँ से न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म होता है वहीं से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्टार्ट हो जाती हैं।
तो ये वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर इन्वेलप, तो जो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से शिफ्ट होनी होती है वो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आती है। तो इंफॉर्मेशन जो है ये इजीली शेयर होती है, इजीली जो इंफॉर्मेशन है उनका तबादला होता है बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। 10% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम, सेल है टोटल एरिया हो, सेल है जो टोटल वॉल्यूम हो, तो उसके जो 10 हिस्से हैं उसके में सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है मतलब इसके अंदर खाली जगह है, इनसाइड स्पेस है, तो इससे ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर यानी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर बनता है। ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो है बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान ये फैला हुआ होता है। इसके दो फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इन दो फंक्शन से बेस पे हम इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब है स्केलेटल सेल है अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हम सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है ये सिर्फ हम उन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम देते हैं। तो ये एमसीक्यू आता है, स्केलेटल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद टाइप्स की बात करें तो टाइप्स दो हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसकी अपीयरेंस जो है वो बम्पी होती है, रफ होती है। क्यों? इसकी जो अपीयरेंस रफ होने की वजह ये है, ये जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है यानी जो इसकी सैटेलाइट स्ट्रक्चर है यानी सिस्टर्निया है, सिस्टर्नी के ऊपर है जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं। जब राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है वो उभरी हुई होती है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो कवर्ड विद राइबोसोम और उससे बम्पी अपीयरेंस होती है यानी उसकी जो सरफेस होती है वो ना हमवार होती है। तो राइबोसोम इसके पे अटैच होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रही होती है। क्योंकि ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप से साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान फैला हुआ है। तो ये फैलने से मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल यानी ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, सहारा दे रहा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एड्स अदर केमिकल टू द प्रोटीन। बाज दफ़ा ये प्रोटीन के साथ साथ ये अदर केमिकल मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को भी अटैच कर रहा होता है। अगर हम ये सिस्टर्नी बनाएं तो ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के ऊपर ये राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम जो है ये इनसाइड यानी सिस्टर्नल ल्यूमन है अंदर है प्रोटीन बना है सिंथेसाइज कर देता है ट्रांसलेशन से। अब यहाँ पे ये प्रोटीन बनी हुई है, प्रोटीन है, ये राइबोसोम ने सिंथेसाइज कर है सिस्टर्नल स्पेस के अंदर प्रोटीन को डाल दिया। यहाँ पर इसके साथ राइबोसोम भी इसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो अब यानी ये प्रोटीन्स को यहीं पे मॉडिफाई करता है और ये ट्रांसपोर्ट कर देता है वेयर इट नीड्स। यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में जहाँ पर उस प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस प्रोटीन को ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करवा के वहाँ भेज देता है जहाँ पर इस प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को गॉल्गी अपरेटस के पास भेज दिया जाता है, गॉल्गी बॉडी के पास भेज दिया जाता है फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन। अगर कोई मॉडिफिकेशन इसके पास नहीं है, वो गॉल्गी बॉडीज ने मॉडिफिकेशन करनी है, तो प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट करवा के भेज दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे यहाँ पर होता है और यहाँ पर फिर सेल मेम्ब्रेन होती है।
तो अब ये यहाँ से प्रोटीन बनी, यहाँ से अगर ये प्रोटीन मुकम्मल मैच्योर है यानी इसे मॉडिफाई कर दिया है, अब इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो चैनल्स हैं इन्हें थ्रू वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है फंक्शन है ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। अगर इसे फर्दर मॉडिफाई करना है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्रांसपोर्ट हर है गाल्जी बॉडी के पास भेजे है, यहाँ पर इससे मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन होने के बाद इसे जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ पर इस प्रोटीन को भेज दिया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी अपीयरेंस जो है वो स्मूथ होती है, क्यों है इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते यानी राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो इसकी जो सरफेस होती है वो हमवार होती है, प्लेन होती है। तो इसके दूसरे फंक्शन ये पहला फंक्शन इसका ये है प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स में फास्फोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, ऐसे लिपिड्स जो हैं ये इसके प्रोडक्शन में रोल जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं, पॉइजनस हैं, टॉक्सिन है, चाहे वो इनसाइड द सेल हो या आउटसाइड द सेल हो। तो ये ज़्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लीवर सेल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लीवर सेल्स में होती है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जो ज़्यादा जहरीले मादे होते हैं उन्हें कम जहरीले मादों में कन्वर्ट करना जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी मोर हार्मफुल मटेरियल हो लेस हार्मफुल मटेरियल में चेंज करना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये जो चैनल्स होती हैं इन्हें अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं। ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है और कैल्शियम है मेटाबॉलिज्म को भी रन करता है। अब मसल सेल्स में जब ये कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब इन्हें रिलीज कर देता है तो ये वहाँ पर जाके मसल कंट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। ये बेसिकली कैल्शियम आयन जो होते हैं ये मसल सेल में जो जी लाइन होती है, जी लाइन के साथ जाके अटैच होते हैं और मसल्स में कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स में पाए जाते हैं ये कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। यहाँ पर बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसमें अलग-अलग सवाल भी पूछ लिया जाता है। डिफाइन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइट इट्स फंक्शन, डिफाइन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइट इट्स फंक्शन। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एतबार से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।